कोरोना के कर्मवीर, जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका इस बेहद खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। दुनिया शायद पिछली कुछ सदियों के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है, जहां पूरी मानवता के सामने एक दुश्मन आ डटा है जो दिखाई तक नहीं देता है। उसका अगला वार क्या होगा, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसके सामने दुनिया असहाय नजर आ रही है, बेबस नजर आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी मानवता ने इसके सामने हथियार डाल दिए हों। इस कठिन लड़ाई में कुछ कर्मवीर ऐसे भी हैं जो पूरी शिद्दत से ये जंग लड़ रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। ये वो कर्मवीर हैं जो निराशा भरे इस माहौल में भी लोगों को मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की उम्मीद को मरने नहीं दे रहे हैं। आज हम इस कार्यक्रम के जरिए कोरोना के ऐसे ही कर्मवीरों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो कैसे इस कठिनाई के मुश्किल के दौर में लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और एक नई सकारात्मक ऊर्जा समाज के उस तबके तक पहुंचा रहे हैं जिसकी आज सख्त ज़रूरत है। तो बिना किसी देर के सबसे पहले मैं आपको मेहमानों से मिला देता हूं। हमारे साथ इस कोरोना के कर्मवीर बेहद खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल स्टूडियो से। शरद जी, सबसे पहले तो मैं आप ही की एक प्रतिक्रिया लूंगा कि हम तमाम उन खबरों पर भी बात कर रहे हैं जो कोरोना के कारण डर भी पैदा करती है, भय भी पैदा करती है, लेकिन हमें आज सकारात्मक एक मनोरंजन पहलू पर भी बात करना है और ऐसे कर्मवीरों की बात करना है जो समाज के उस तबके में संदेश पहुंचा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल दीपक, इस कार्यक्रम में हम दो तरह की बातें करेंगे। बात करना आपको भी बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है, बात करना खासा पसंद है। इसमें हम दो तरह की बातें करेंगे। पहली उन कर्मवीरों की, जैसा कार्यक्रम का नाम है कोरोना के कर्मवीर, यानी कर्मवीर वो कर्मवीर जो इस संकट काल में, इस कोरोना काल में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, किसी भी तरह से पीड़ित मानवता की मदद के लिए वो युद्ध भूमि में या कोरोना भूमि में डटे हुए हैं, पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। और कर्मवीर ऐसे भी हैं जो कोरोना है लेकिन मुस्कुराना मना तो नहीं है ना सर, मुस्कुराइए ना। कोरोना भी है, मुस्कुराहट भी है, और कोरोना को हराना है तो मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं और आज कुछ एक मेहमान तो हमारे ऐसे भी हैं दीपक, जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उनका काम हमें मुस्कुराहट के लिए बिल्कुल प्रेरित करना, इंक्लाइन करना है। तो वो भी हमारे साथ रहेंगे। तो दो तरह के, तीन तरह के, 10 तरह के, असंख्य तरह के कोरोना कर्मवीरों से आप और हम और जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो रूबरू होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। तो चलिए बिना किसी देर के अब दर्शक जो टीवी के उस पार बैठे हैं वो जरूर इसका इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर भाई कौन है ये कर्मवीर जिसकी हम बात कर रहे हैं। कोरोना के इस संकट काल में सुबह से लेकर शाम तक बीमारी के खबरें हैं, बीमारी की बातें हैं, परेशानियों की खबरें हैं जो हमें विचलित कर रही हैं। और ऐसे माहौल में आदमी निराशा में डूब जाता है, वो अवसाद से घिर जाता है। ऐसे में उसे ऐसा कुछ चाहिए जो उसे दिलासा दे, मुस्कुराने का मौका दे, खुशी दे। और लोगों को कुछ ऐसा ही मौका मुहैया करवा रहे हैं इंदौर के रहने वाले मिमिक्री आर्टिस्ट दीपक नीमा। जी हाँ, दीपक हर शाम को अपने घर की छत पर पहुंच जाते हैं और आसपास के जो लोग हैं उन लोगों का मनोरंजन करते हैं। दीपक 50 से भी अधिक कलाकारों की हूबहू आवाज निकाल सकते हैं। वो कभी नाना पाटेकर के अंदाज में आवाज निकालते हैं तो कभी बिग बी महानायक अमिताभ बच्चन की शैली में लोगों से घर में रहने की अपील करते हैं। दीपक मनोरंजन के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के अब सीधा मेहमान से हम एक बार आपको मुखातिब करा देते हैं। शरद जी भी हमारे साथ लाइव बने ही हुए हैं और जिस कर्मवीर की हम बात कर रहे हैं दीपक नीमा इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है बंसर न्यूज में। और दीपक जी, सलाम है आपको। डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मियों के अलावा हम तमाम उन लोगों को सलाम कर रहे हैं जो अपनी सहभागिता से, अपनी जागरूकता से, अवेयरनेस से, बूंद बूंद से जो कहते हैं घड़ा जो सागर भरता है, हम चाहे उस सागर की बात करें तो आप भी उस बूंद के ही समान है जो इस सागर में अपनी जो है योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले तो यही बताइए दीपक जी, कैसे आपका व्यक्तिगत समय बीत रहा है? लॉकडाउन में घर में आप जरूर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप एक सोशल मीडिया में स्टार बन गए मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दरअसल बात ये है सर, हम तो घर में, और जो लॉकडाउन चल रहा है सबके लिए एक छुट्टी की तरह चल रहा है कि बस एंजॉय करना। कोई रेसिपी बना के डाल रहा है, कोई अपने अपने तरीके से एंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमने सोचा सर क्यों ना
हम अपना एक ऐसा प्रयास करें जो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अब ज़्यादातर हमारे सोशल मीडिया पे जैसे पुलिस मित्र जुड़े हुए हैं, सफाई मित्र जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मित्र जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को कैसे खुश रख सकते हैं? और जब हम ये छोटे-छोटे वीडियो बनाकर डालते हैं, उन्हें इतना अच्छा लगता है और कोरोना के प्रति ज़्यादातर जैसे वीडियो बना के डालते हैं, तो हमारे माइंड में एक चीज़ ये आई कि कॉमेडी के थ्रू कैसे हम अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं उन तक। और कॉमेडी वीडियो जब भी कोई देखता है, तो उसे शेयर किए बिना नहीं रहता ज़्यादातर, और किसी को टेंशन वाले मैसेज भेज दो, तो वो फॉरवर्ड करने से पहले डिलीट कर देगा। तो और जब जी। जैसे पुलिस वाले मित्र हैं हमारे, उनका कॉल आता है हमारे पास कि दीपक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम ड्यूटी में दिन-रात लगे रहते हैं, एक टेंशन भी बनी रहती है, लेकिन जब आपके वीडियो देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ की। कमाल है तो सर, हमारे कमाल है लिए दीपक जी, ये कमाल है, क्या बात है, क्या बात है। तो थोड़ी सी वानगी भी तो दिखाइए, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत सब्सटेंशियल कोई वीडियो क्लिप आपके पास आपकी नहीं थी, इसलिए हम उसको अपने दर्शकों के लिए जी। प्रस्तुत नहीं कर पाए। कुछ वानगी प्रस्तुत करिए, कुछ झलक दिखाइए जो पुलिस कर्मियों के लिए आप करते हैं, आम आदमियों के लिए अपनी छत से करते हैं आप। किस तरह से आप उनको एंटरटेन करते हैं इस समय कोरोना काल में? जी। बिल्कुल सर। ज़्यादातर देखा जाता है सर, जैसे मिमिक्री करते हैं तो सोशल मीडिया पे तो सब एंटरटेन हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना छत पे घर की छत पर जाके सबका एंटरटेनमेंट किया जाए जी। और कोरोना के प्रति अवेयर किया जाए। तो सबसे पहले नाना पाटेकर अगर कोरोना के प्रति समझाएँगे तो किस प्रकार से वाह। समझाएँगे? अब नाना पाटेकर का एक अपना अलग अंदाज़ है, किस प्रकार से बोलते हैं, आइए जी। सुनते हैं जी। सर। इधर आ देख, तेरे को बताता हूँ कोरोना क्या होता है। लॉकडाउन का पालन करने का, वरना ये नाना भनक गया तो तुमको बताएगा। देखिए ये कोरोना जो है मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर जैसा घूमता है इधर उधर, दिखता किसी को नहीं है लेकिन लग जाता है, बस यही के कर जाएगा नाना। अगर घर में से लॉकडाउन तोड़कर निकले और कोरोना लग गया तो तुमको भी नाना याद आ जाएगा। ये कलम वाली बाई तुमको बार बार समझाती है घर से नहीं निकलना, फिर तुम्हारे भेजे में क्यों नहीं बैठता है? बताओ मेरे को क्यों नहीं बैठता है? भगवान का दिया सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, घर में बैठ के चुपचाप खाइए, फिर क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं? बस यही कहकर जाएगा नाना, लॉकडाउन का पालन कीजिए और कोरोना की चेन को तोड़िए। अच्छा है। कमाल है सर, मजा मजा आ गया। कुछ क्षणों के लिए तो हमें ऐसा लगा कि नाना अपने खास अंदाज में हमसे बात कर रहे हैं, और गजब की बात। और कलम वाली बाई यानी मीडिया कह ही रहा है कि भैया घर में रहिए, लॉकडाउन का फॉलो करिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो ये दिमाग में ये जो स्क्रिप्टिंग इसकी करते हैं, वो स्क्रिप्टिंग भी आप ही करते हैं दीपक जी? बिल्कुल सर। जी। जी। ज़्यादातर क्या अपडेट रहते हैं सर के कौन सी क्या न्यूज़ आई। एक जैसे राजवाड़ा पर जश्न मनाने चले गए थे, जनता कर्फ्यू वाले जी। दिन। ये नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल अब सही। उस चीज़ को अगर हम फेसबुक पे डालते हैं, तो कई मित्र भी गए होंगे, अब उनको बुरा लगता। तो इसको एक मैसेज के थ्रू हमने डबिंग वीडियो बनाकर उसमें डाला था, जिसमें राजकुमार नाना पाटेकर से बोलता है, वागले, ये सब वही लोग हैं, जो जनता कर्फ्यू में गए थे। इनकी मस्ती को निकालो वागले। फिर वो जो क्रांतिवीर वाला मतलब तिरंगा वाला सीन रहता है, वो मारते हैं उसको हाँ। गुनाह करने पे, तो नाना पाटेकर फिर उसको समझाते हैं अपने अंदाज में। तो ऐसे छोटे वीडियो। कमाल है सर, मज़ा आ गया। और मिमिक्री तो हम में से कौन है जो नहीं करता होगा? ये खाकसार जो आपके साथ बैठा है, ये भी थोड़ा बहुत हाथ आजमाता है, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8 के बाद गिनती ख़त्म हो जाती है सर। लेकिन आपकी गिनती तो 55 चलती रहती है। कमाल है। मतलब ये शौक कहाँ से आया? कुछ आपका भी सुनना चाहेंगे सर? अब बिल्कुल, जैसे सर आपका कुछ सुनना चाहेंगे? जी चलिए, मैं भी पेश करता हूँ। जैसे आपने राजकुमार जी की बात कहा, ये दीपक जी ने जो कहा है इसका पालन करिए, अपने घरों में रहिए, और घरों से बाहर निकलेंगे तो कोरोना आपके लिए तैयार बैठा है, संभल कर रहिए, सावधान रहिए। पर ये सर इसी तरह का अटेम्प्ट हम भी मार लेते हैं थोड़ा बहुत सुंदर सर। नहीं सर, कोशिश करेंगे। अब आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, एक गुंजाइश ये भी आगे के लिए बननी चाहिए कि आप चलिए, मस्ती करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। कहाँ से ये शौक आपके मन में आया? इसको जरूर मैं जानना चाहूँ। जी सर, एक्चुअली हम कॉमेडी शो करते रहते हैं सर इवेंट में, और अभी समय जो ये चल रहा है बिल्कुल कॉमेडी करने का नहीं है, एक संदेश पहुंचाने का है। जी। तो हमने सोचा क्यों ना इस कॉमेडी को एक बहुत अच्छा उपयोग किया जाए, और उन लोगों के लिए उपयोग किया जाए जो हमारे लिए, जैसे डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गए। हम तो घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं, अपने हिसाब से बार बार हाथ धो लेते, मुंह धो लेते, सब कुछ अपने हिसाब से कर लेते हैं। बाकी वो लोग तो बेचारे जंग से लड़ रहे हैं, और कोरोना से उनसे ज्यादा कोई नहीं लड़ पा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना उन व्यक्तियों को खुश किया जाए जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही
सबसे बड़ी ताकत है। दीपक, आप क्या कहना चाहेंगे? और बिल्कुल, मैं दीपक के बारे में ज़रूर कहूँगा कि दीपक मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, और चूंकि इंदौर के निवासी हैं तो ये ज़रूर साफ बात है कि मेरा होम टाउन मुंबई है, तो मैं भी छोटी मोटी कोशिश ज़रूर करता हूँ। चूंकि मुंबई में भिड़ू जो होता है, एक शब्द काफ़ी प्रचलित है, जैकी दादा की हम बात करें, जैकी श्रॉफ की, तो ये भिड़ू लोग, क्या भिड़ू लोग, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, पंटर लोग, ये ऐसी कुछ शैली है। क्या बात। और इंदौर की हम बात करें तो क्या यार भैया, इसकी 12 बजे तुम्हारे संपट ही नहीं बैठ रही यार, समझा समझा के थक गए यार, इसकी 12 बजे आंकड़े दर पे दर बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारी को समझ नहीं आ रही यार भैया, मतलब हाथ पैर पड़ो यार दादा तुम्हारे, तुम आए नहीं थे पार्टी में। तो दीपक, एक टिपिकल इंदौरी जो होता है, उसी जवाब में मैं जरूर चाहूंगा कि आप कुछ सुनाएं। भैया यार, एक तो इनको समझ में नहीं आ रही यार, इनके जब तक संपट में नहीं पड़ेगी ना कान के नीचे, तब तक ये समझेंगे नहीं यार भैया। मैं तो कह रही हूँ भैया, मैं तुम सब इंदौरियों से बोल रहा हूँ भैया, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, लॉकडाउन का पालन कर लो तो पोहे की दुकान जल्दी खुल जाएगी। ये तुम अगर ऐसी लापरवाही करोगे तो पोहे की दुकान नहीं खुलेगी। और सबसे बड़ी बात तो भैया पता है, इंदौर में अवेयर क्यों नहीं हो रहे लोग बाग? एक तो ये जो लोग रोड के बाहर निकल रहे हैं ना, पुलिस की लठ खा के आ रहे हैं, घर में चुपचाप बैठ रहे हैं आके। अगर ये सब लोगों को आके बताए कि वहां पर कितने लठ पड़े, तो ये भी अवेयर होंगे सब जनता, तब जाके समझ में आएगी यार भैया इनको। क्या बात है, ऐसा लगा कि बिल्कुल मैं इस वक्त राजबाड़ा में या इंदौर के किसी चौराहे पर हूँ। और दीपक जी, इसी को सूरमा भोपाली बड़ा अद्भुत तरीके से शोले में जावेद अख्तर के साथ उन्होंने बिल्कुल, जो बिल्कुल। प्रस्तुत किया था, इसी को अगर कोई भोपाली कहेगा बिल्कुल तो सर। किस अंदाज में कहेगा कि दिन भर इधर बैठते हो, 25 झूठ हमसे बुलवाते हो, कोरोना है, डरो डरो, कैसे करेगा सर? इसको भी जरा बताइए। क्या बात है, बहुत सुंदर सर, आप बहुत जी। सुंदर मिमिक्री कर रहे हैं सर। सर सुनाते जी, सर। आपकी संगत का असर है सर। जी जी, दीपक जी। अरे 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 कमाल की बातें करते हो। अरे अरे यही के कर जाऊंगा। अरे चुपचाप घर में बैठे रहने का और लॉकडाउन का पालन करने का। अरे अगर पालन नहीं करोगे, ये कौदी मैंने पटकनी, वो लंबू निकला घर से भागने को, मैंने पकड़ के टांग जो घर में खींची है, कहाँ जाते हो आप, तो बोलने लगा बस इधर ही। भैया हमारा नाम सुरमा भोपाली, ये सही नहीं है। अगर नहीं माने, मैं तो स्टिक रखता हूँ, फिर जो मैंने पिन पिनाई तो सुटाई कर दी, सटासट बहुत मारा। अरे यही के कर जाओगा। जय और वीरू को पकड़ा और मैंने कहा अगर नहीं मानोगे तो पुलिस तुम्हें अच्छे से बजा देगी। मैं तो मजाक कर दिया था। वाह वाह सर, ऐसा लगा कि जगदीप को ही सुन रहे हैं, और बिल्कुल ठीक बात है। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा सर, नहीं तो जगदीप की तरह आपसे कहना पड़ेगा कि सुबह पोहे, दोपहर में छोले, शाम को पकोड़े, कि मतलब यह है कि कोरोना तो चला गया लेकिन सेहतें टनाटन हो रही है, गजब हो रही है, इस तरह से कहना पड़ेगा बहुत आपके लिए सुंदर सर। क्योंकि ये देखिए दीपक जी का असर है। दीपक जी ने हमारे भीतर के भी उसी कॉलेज के, उसी स्कूल के शरत को जागृत कर दिया है। बहरहाल दीपक जी, जिंदगी क्या में बात। मुस्कुराना आसान नहीं है, कठिन है। मुस्कुराना बिल्कुल बहुत नहीं। कठिन है, क्योंकि ज़िंदगी में जब हम चिंता में आते हैं, परेशानी में आते हैं, डरते हैं, नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। आपका क्या मैसेज है इसमें कि परेशानियां हैं लेकिन हम भी तो हैं, लड़ेंगे ना, लड़ेंगे और फिर लड़ के जीतेंगे, फाइट इट आउट जो कहा जाता है। बिना लड़े दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो हासिल होती है? क्या मैसेज है दर्शकों के लिए आपका? बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बात कही सर। सभी के लिए बस यही संदेश है, अगर आप घर में हैं तो आपका पहले तो ये योगदान बनता है कि आप लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन कीजिए, क्योंकि आपकी जगह जो डॉक्टर और पुलिस हैं वो आपके लिए लड़ रहे हैं, बेचारे अपने मतलब शहीद हो रहे, जान जोखिम में डाल रहे हैं। किसके लिए डाल रहे हैं? आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। तो आपका सबसे पहले तो फर्ज ये बनता है, घर में रुकिए, और घर में रुक कर भी आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे वो लोग खुश हो सके। अब जैसे घर के आसपास के एनिमल्स है, उनके लिए कुछ आप रख सकते हैं खाने पीने का। घर में बैठे बैठे भी आप बहुत पॉजिटिव काम कर सकते हैं, जो वो लोग देखे तो उन्हें भी एक पॉजिटिव लगे। सही बात है, ये बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ट्रेजेडी की तरफ आपको ले जाता हूँ, दिलीप कुमार की तरह। जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमारे घरों में कुछ चिंतित चेहरे हैं, ये हमारी पत्नी भी है, ये हमारा बच्चा भी है। ये चिंतित चेहरे परेशान भी होते हैं कि आप तो ड्यूटी पे हैं, और ये बात हम मीडिया के लोग अपनी नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, हम भी हैं उस जमात में, लेकिन हम पीछे हैं। हमसे आगे हैं वो डॉक्टर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ जो कवच बनकर, ढाल बनकर सामने खड़े हैं, और उनके साथ खड़े हैं सड़कों पर दिन रात ड्यूटी करने वाले वो पुलिस के कर्मचारी जो हमसे पूछते हैं, मास्क लगा लीजिए जनाब, क्यों निकले हुए हैं, ये तो घर पे रहने का समय है। वो सैनिटाइज करने वाला जिला प्रशासन या नगर निगम का कर्मचारी, वो कर्मचारी जो हमसे पूछता है, भाई साहब अपना ध्यान रखिए। सलाम करते हैं सर ऐसे सारे लोगों को, और आपसे यही कहते हैं कि उन सब की परेशानी मत बढ़ाइए, नियमों का पालन करिए, फॉलो करिए, चाहे मौका कोई भी हो, क्योंकि अगर ये मुश्किल आप करेंगे तो बहुत सारे लोग परेशानी में आएंगे। क्या क्या कहेंगे दीपक जी इस पर आप? जी बिल्कुल सही सर। अब इस पर प्राण साहब अपने अंदाज में कुछ कहेंगे, वाह, किस क्या प्रकार बात से है। कहेंगे। जी और मैं सलाम करता हूँ सर तमाम मीडिया वालों को जो आप लोगों तक हमें न्यूज़ पहुंच पा रही है, जी, और बंसल न्यूज़ के शुक्रिया भी सर, सारे शुक्रिया। जी प्राण साहब। कमाल करते हो बरखुरदार, प्राण यही के कर जाएगा। पुलिस प्रशासन इतना समझा रहे हैं तो घर में क्यों नहीं रुक रहे हो? बस यही के कर जाएगा प्राण अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करोगे, और कोरोना लग गया तो प्राण निकल जाएंगे। बरखुरदार फिर मत कहना कि माइकल ने बताया नहीं। क्या बात है, क्या बात है। एक अलग अंदाज और बड़े मुख्तलिफ अंदाज के धनी थे प्राण। कई शेड्स थे, नेगेटिव शेड से उन्होंने शुरू किया और फिर पॉजिटिव रोल्स की तरफ गए। किस तरह से और आप कोशिशें कर रहे हैं, इसके बाद हम ब्रेक के लिए ज़रूर जाएंगे। दीपक की तरफ मैं हमारे दीपक जी की तरफ मैं रुख करूंगा। किस किस तरह से आप मदद कर रहे हैं? आपके वीडियो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं और ईश्वर करे जल्दी हम आपको और ऊंचाइयों की तरफ देखें। किस किस तरह से आप कोरोना के खिलाफ अपने इस हुनर के जरिए किन किन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं? सर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अलग अलग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पर भी वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, और डबिंग वीडियो भी बना रहे हैं सर। जैसे किसी फिल्म का सीन उठा लिया, उसको डब कर कर पोस्ट किया, तो वो भी काफी पसंद आ रहे हैं लोगों उसकी को। भी और छोटी सी कभी घर झलक में झलक हो तो बता दीजिए सर। डबिंग वीडियो के, जैसे अब बच्चन साहब को बात कर रहे हैं, अब जैसे दीवार फिल्म का डायलॉग है, वो माँ जब बीमार पड़ जाती भगवान के जी, पास जाते हैं, जी। और आपसे बात करके भी हमें ऐसे ही लग रहा सर जैसे बच्चन साहब से ही बात कर रहे हैं। बेस बहुत अरे आप आया बिल्कुल हो ठीक गया। समझ रहे हैं सर। तो जी आप ये समझिए कि बच्चन जी ही बैठे हैं सर। जी अरे क्या बात है सर। सर सर जी। तो किस प्रकार से बच्चन साहब दीवार मूवी वाले स्टाइल में समझाएंगे सभी को। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, बहुत खुश होंगे तुम आज। वो आदमी जो आज तक तुम्हारे घर पर नहीं आया, वो आदमी जिसने आज तक तुमसे मैसेज पे बात नहीं की, वो आदमी जिसने आज तक तुमको कॉल नहीं करा, वो आज तुम्हें बोलता है प्लीज लॉकडाउन का पालन कीजिए, आहा वाह। लॉकडाउन का पालन कीजिए। वो औरत जो दिन रात तुम्हें घर में बनाकर रोटी खिलाती रही, वो औरत जो झाड़ू पोछा करके तुम्हें सुख की नींद सुलाती रही, फिर भी तुम उसका कहना नहीं मान रहे हो, लॉकडाउन का तोड़ रहे हो। प्लीज भगवान के लिए मेरी विनती सुन लीजिए, और यही बोलकर जाऊंगा, प्लीज लॉकडाउन का पालन कीजिए सर, और यही कहकर जाऊंगा। रेस्ट में तो सभी बीमारियों के बाप होते हैं, नाम है कोरोना है। भाई जो कमाल है। है क्या मुख्तार भाई, क्या बात है। नमस्कार। उनका कौन बनेगा करोड़पति वाला अंदाज रहता है सर, अपने स्टाइल में समझाते हैं। जी नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन। भाई आज शरद जी से बात करके हमें काफी प्रसन्नता हुई। बस यही वाह। कहकर जाऊंगा शरद जी, सभी बंसल न्यूज के दर्शकों को बोलकर जाऊंगा, प्लीज घर में रुकिए। और घर में कैसे रुकना अगर ये जानना चाहते हो तो अभिषेक बच्चन और विनोद चोपड़ा को देखिए। कमाल है सर, कमाल है। और बच्चन साहब की आवाज में जो एक लर्जिश है, जो वो चमत्कार बिल्कुल पैदा सर। करते हैं दीवार में कि उनके बहुत- सर वही जी वही थक गया हूं मैं, उनके अलग बहुत थक गया हूं। ये जो एक जुम्बिश है, ये आपने कमाल बहुत इसमें किया है सर, कमाल किया है। बच्चन साहब के सर, जी जी बच्चन जी, साहब के सर ज्यादातर अलग अलग मूवियों में अलग अलग मतलब वॉइस वेरिएशन है उनके। वेरिएशन है सर, अब बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा, हाँ वही जैसे अग्निपथ मूवी में किस प्रकार से वो कुर्सी पर बैठकर बातचीत करते हैं, तो उनका एक अलग अंदाज रहता है। जी जी विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान,
ओए कांचा सेठ, अपन तुमको पहली मुलाकात में बोला था लॉकडाउन नहीं तोड़ने का। आए अभी समझा तुम, अब लॉकडाउन तोड़ेगा तो पुलिस तुम्हारा हड्डी तोड़ेगा। आए हाँ अभी समझा तुम, जी। बात कर रहे तुम। आए वाह हाँ, वाह आज वाह 5 बजे अपन बंसल न्यूज पे लाइव आएगा, समझा तुम, अभी समझा तुम। और एक जो पान खा के बख्तावर भाई के पास जी। जाते हैं शहनशाह मूवी में, जी। उनका एक अलग अंदाज है। अरे क्या मुख्तार भाई, ये तो जना जग हुआ बेचारा कीजिए। अल्लाह कसम जी। ये हमारे पेट में लग गया, हम तो ऊपर चले जाएंगे। भाई ऊपर वाला बोलेगा लंबो तुम इतनी जल्दी कोरोना से ऊपर कैसे आ गए। भाई ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, हम तो यूं ही मर जाएंगे। आपसे बस यही बोलकर जाएंगे, घर से बाहर मत निकलिए। आए अभी समझाता हूँ। देश में यदि कोई शहर कोरोना से सबसे अधिक बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं तो उनमें मुंबई, दिल्ली के बाद इंदौर शहर का नाम आता है। यहां पर इस महामारी से निपटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस कठिन वक्त में जरूरतमंदों को भोजन और राशन उपलब्ध कराना भी एक बड़ी समस्या है और एक बड़ी चुनौती भी है। तो ऐसे कठिन वक्त में सामने आए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी, जिन्होंने इस संकट के घड़ी में पूरी भोजनशाला ही खोल दी है। उमेश शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इस भोजनशाला से रोजाना हजारों पैकेट भोजन जरूरतमंदों को वो पहुंचा रहे हैं और उनकी टीम बदस्तूर लगातार दिन रात ये काम कर रही है और जरूरतमंदों को इस तरह से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि कोई गरीब, कोई जरूरतमंद भूखा ना सोए। तो कोरोना के कर्मवीर में हम उन्हीं कर्मवीरों की बात कर रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ न्यूज एड शरद द्विवेदी जी भी बने हुए हैं और इंदौर से सीधे बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमेश जी की मैं प्रतिक्रिया लूं उसके पहले शरद जी, मैं एक संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। मैं इतना जरूर समझता हूं कि इस कठिनाई के दौर में पूरी दुनिया जो लड़ रही है, एक गरीब, निर्धन, जरूरतमंद, बेचारा, बेसहारा जो सड़क पे सोता है, जिसको खाना नसीब नहीं होता है, वो जब आंखों में आंसू लिए हाथ उठाकर ऊपर वाले ईश्वर अल्लाह और वाहे गुरु जीसस क्राइस्ट को याद करता होगा खाने के लिए, तो शायद वो ऊपर वाला तो नहीं पहुंच पाता होगा, लेकिन देवदूत बन के उमेश शर्मा जी जैसे लोग, मैं समझता हूं, इस धरती पर आते हैं जो इस तरह से नेकी का कार्य करते हैं। कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं खुद दीपक कहने से नहीं रोक पा रहा हूं कि उमेश जी का मैं प्रशंसक हूं और प्रशंसक इसलिए हूं कि इस व्यक्ति के भीतर पीड़ा का समंदर होता ही है, आपके मेरे भीतर भी हो सकता है, लेकिन मैं इनको देखता हूं, उमेश जी को, तो मुझे लगता है कि जैसे जन सेवा और सिर्फ सेवा और सार्वजनिक जीवन में जिस किस्म की एक दीवानगी, एक ऐसा जुनून, जो जुनून आपको किसी भी असंभव लक्ष्य को लेकर, उसमें किसी असंभव सा लक्ष्य जो है जिसको लेकर आपको लगता होगा कि ये कैसे पूरा होगा, लेकिन उमेश शर्मा वो पर्सनैलिटी हैं कि वो अगर इनके पीछे लग जाते हैं, जो इनको इंदौर में जानते हैं, मध्य प्रदेश में जानते हैं, उन्हें मालूम है कि ये जुनूनी है, ये कार्यकर्ता बीजेपी का जुनूनी कार्यकर्ता है। पॉलिटिकल पार्टी का नाम आप छोड़ भी दीजिए, तो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला ये व्यक्ति, उनकी गहरी संवेदी आँखें बहुत सारी अपने भीतर की तकलीफ़ों को छिपाकर सिर्फ लोगों के बारे में सोचती हैं। कभी सड़क पर घूमते किसी बेसहारा बच्चे से वो अपनी भावनाएं जोड़ लेते हैं और MY हॉस्पिटल में उसे मित्र बनाकर उसके उपचार के लिए जुट जाते हैं, और कभी इंदौर के सामने अपनी झोली फैलाकर खुद भावुक हो जाते हैं, आंखें आंसुओं से भर आती हैं कि ये इंदौर, तू दानवीरों का शहर है, बड़ा अपनी बाहें फैला उन लोगों के लिए जो सड़कों पर हैं और जिनकी उम्मीदें सिर्फ मनुष्य से हैं, उसके बाद शायद ईश्वर से। उमेश जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं, किस तरह से आप ये काम कर रहे हैं, और चुनौतियां और कठिनाइयां तो होंगी, लेकिन ईश्वर आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाए और हम समाज भी जितना हमसे बन पड़े हम आपके लिए कोशिश करें। किस तरह देखते हैं आप, कैसे ये बात आपके मन में आई? शरद जी, मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूं, मैं उनमें से एक हूं। मैं खुद एक बहुत निर्धन और गरीब बस्ती में पैदा हुआ हूं और मेरा जीवन की शुरुआत बहुत ही अभावों के साथ हुई है। मैं जानता हूं कि इन बस्तियों का दर्द क्या होता है और पीड़ा क्या होती है। बरसात में नदी की बाढ़ जब आ जाया करती थी और एक दिन की भी भोजन की किल्लत हो जाती थी, तो मुझे मालूम था कि मेरी माँ कितनी विचलित होती थी।
तो जब इतना बड़ा लॉकडाउन का समय आया तो स्वाभाविक रूप से मुझे मालूम था कि ये जो 120, 25, 30 बस्तियां मेरे मंडल क्षेत्र में आ रही हैं, इन 120, 25, 30 बस्तियों के अंदर भूख जो है वो पैर पसारेगी और स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। तो शुरुआती दौर में हम 5-6 मित्रों ने कुछ अपने स्तर पे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये एकत्र करे और ऐसे करके 1.5 लाख रुपए एकत्र करके 1 लाख रुपए सामान उधारी में उठाया और ऐसा लग रहा था कि 14 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन है 14 अप्रैल तक हम ये काम चला पाएंगे। फिर 14 अप्रैल के बाद जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई तो उस समय ऐसा लगा कि हमारे पास जितने संसाधन थे वो समाप्त हो गए, पर हमारा साहस समाप्त नहीं हुआ था और लगता था कि अगर हम यहाँ रुक गए तो हमारा ये यज्ञ अधूरा रह जाएगा। उन लोगों के लिए तो अभी और करना है जिन लोगों को आवश्यकता है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे समाज से याचना करना चाहिए। सरकार की तरफ कभी देखने का स्वभाव नहीं रहा है, राजनेताओं से कभी हमने अपेक्षा करी नहीं, मेरे स्वभाव में नहीं है। सरकार से भी मुझे लगा कि सरकार के पास इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और उनको पूरा मध्य प्रदेश देखना है। तो क्या हम एक छोटा सा हिस्सा अपने समाज के भरोसे नहीं देख सकते? तो मेरे मन में ख्याल आया कि समाज का जागरण करना पड़ेगा, समाज का आह्वान करना पड़ेगा। और मैं तो ब्राह्मण का बेटा हूँ, मावस और पुन्नम को हमारे घर पे बाल्यकाल से ही सीधा आता रहा है। मैं स्वयं पूर्णिमा पे जब छोटा था तो 5-50 घरों में कथा करने जाता था, तुलसा जी का विवाह कराता था, तो मांगने की आदत तो बचपन से थी। तो मैंने समाज के आगे झोली फैलाई और शरद जी बहुत अद्भुत अनुभव आए हैं। वाह। कई अनुभव ऐसे आए कि जो रुला देते हैं। बेंगलोर से पैसा भेजा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में आया, छोटा आया, पर बेंगलोर से आया, दुबई से आया, राजस्थान से आया। क्या बात। एक सज्जन ने उड़ीसा से 5 कुंटल आटे का पैसा भेजा और इस सौगंध के साथ भेजा कि आप मेरा नाम फेसबुक पर नहीं डालेंगे और मेरा स्क्रीनशॉट भी नहीं डालेंगे। और शरद जी किसी ने 25 किलो आटे की हाँ करी तो हम 25 किलो आटा लेने भी अपनी टीम को भेज देते हैं। तो 25 किलो आटे से लेकर 25 कुंटल आटे तक देने वाले लोग समाज में हमको प्राप्त हुए हैं। और मैं बहुत इस बात के अनुभव को साझा करना चाहता हूँ कि ये जो समाज की हमारी जीवन पद्धति है, वास्तव में भारत का जो दर्शन है वो बहुत सहिष्णुता वाला दर्शन है। समाज ने संबल बनाया है और मैं जब सुबह उठता हूँ यहाँ भोजनशाला पे तो मुझे उस दिन की फिक्र इसलिए नहीं होती कि मुझे मालूम है कि समाज का जो हाथ है मेरे सर पर है और ईश्वर जो है वो हमारे साथ है। एक और बात छोटी सी बताना चाहता हूँ शरद जी कि न केवल मैं, हमारी ये जो मंडल इकाई है इसका मंडल अध्यक्ष रितेश फिरांग, अटल बिहारी वाजपेयी मंडल का अध्यक्ष रितेश, और हमारी पूरी जो टोली है, जो महिलाएं आ रही हैं, शरद जी मैंने उनसे केवल एक दिन बहुत भावुक अपील करी थी कि मैं आपको पारिश्रमिक नहीं दे सकता हूँ, पर जिनके लिए ये भोजन बन रहा है वो आप ही की बस्ती के लोग हैं। और शरद जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने 30 महिला बहनों की अपेक्षा करी थी, 300 महिला बहनें आकर एक दिन खड़ी हो गई। मैंने कहा कि नहीं, उतना संभव नहीं है, हमको उतनों की आवश्यकता नहीं है। और 30 महिलाएं बहनें आती हैं, 1 रुपये का भी पारिश्रमिक नहीं लेती हैं। एक रानी करके बच्ची आती है, उसकी 8-9 महीने की दूध मुही बच्ची है जी। एक दिन उसकी बच्ची भूख से व्याकुल होकर रो रही थी, मैंने अपने मोबाइल से उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई। शरद जी मेरी आंखें भर आई, मैंने फेसबुक पे वो अनुभव साझा करा कि हमारी बस्ती की रानी के आगे ब्रिटेन की महारानी बौनी है। और इस तरह के अनुभव समाज जीवन के आ रहे हैं, जितना मुझे लगता है कि पर्याप्त हमको समाज दे रहा है। और हमारी जो कार्य पद्धति है, हम लोग अभी 3 वार्डों को केंद्रित कर रहे हैं जितना हमारा सामर्थ्य है। उन 3 वार्डों के अंदर जो बस्ती क्षेत्र हैं, उन बस्ती क्षेत्रों में जो रहने वाले बर्तन मांजने वाली बाइयाँ हैं, घरों में झाड़ू पोछा करने वाली बाइयाँ हैं, और सब्जी का ठेला लगाने वाला व्यक्ति है, लोडिंग रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो समाज कचरा बीनने वाली बस्ती बाइयाँ हैं, और हमारे चर्मकार बंधुओं की बस्तियां हैं। तो ये जो वर्ग है पूरा, इस वर्ग के बीच में ये हमारे भोजन का वितरण होता है। और हरी जी, शरद जी, प्रतिदिन हम लोग सुबह 7 बजे ये भोजनशाला में काम शुरू कर देते हैं जी। और अभी हमारी जो बेसिक नीड होती है, 7 कुंटल तो हमको आटा लगता है लगभग 7,000 पैकेट में, और 7 कुंटल जब खत्म हो जाता है तो चूँकि गर्मी का मौसम है तो 2 बार में, पहले हमने हमारे नारायण जी हैं, बहुत सदाशयी हैं नारायण अग्रवाल जी, 420 पापड़ उनका ब्रांड नेम चलता है। जी। वो हमारी बड़ी सहायता ये करते हैं कि हमारा जो आटा है वो मशीन से गूंद के पहुंचा देते हैं। आटा हम दे देते हैं और गूंद के उनका लोडिंग आता है और हमको दे जाता है और वापस ले जाता है। तो शुरुआत में जब हम पूरा बुलवाते थे तो ख़राब हो जाता था। एक दिन हमको 3 कुंटल आटा फेंकना पड़ा, 2 फेर के बाद ख़राब हो गया।
तो अब हम ऐसा करते हैं कि आधा आटा तो 420 पापड़ वाले नारायण जी के ऐसे मशीन से गुंदवा के बुलाते हैं और बाकी का फिर 3.5 कुंटल 4 कुंटल जितनी आवश्यकता लगती है वो हम यहाँ करते हैं। और 120 किलो तेल रोज़ हमको अभी बेसिक नीड में लग रहा है। हमारे लगभग 3.5 से 4 कुंटल की सब्जी हमारी रोज़ बनती है और बाकी गैस सिलेंडर है, मिर्च मसाला, ये सारी दैनंदिनी की हमारी आवश्यकता है। तो ये तो सामग्री है, ये कोई हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए नहीं कि समाज हमारा हाथ पकड़े हुए। और जिस दिन फिर मुझे लगता है कि आज कमी होने वाली है तो फिर मैं एक बार अपनी झोली फैला देता हूँ और समाज उसी सदाशयता के साथ देता है। फिर हमारा जो भोजन प्रबंधन का सिस्टम है, यहाँ पे हम भोजन तैयार करते हैं। एहतियातन सुरक्षा सारी है, थर्मल स्कैनिंग सुबह शाम पूरी व्यवस्था टोली की होती है। सुबह शाम पूरी व्यवस्था टोली को सैनिटाइज किया जाता है। शाम को एक बार पूरी भोजनशाला को सैनिटाइज करते हैं। 400 mg की गोलियां जो 7 दिन में एक बार लेने की होती है हाइड्रोक्लोरोविन, वो 7 दिन में पूरी व्यवस्था टोली को एक बार दी जाती है। जो आयुष मंत्रालय के द्वारा काढ़ा वगैरह प्रोवाइड करा गया है वो हमारी पूरी व्यवस्था टोली के जितने 70-80 लोग हैं उन सारे लोगों को नियमित दिया जाता है। इम्यूनिटी पावर बढ़े इसके लिए जो एनर्जी ड्रिंक होते हैं, ग्लूकोज होता है, बाकी होता है, वो हम दिन में 2-3 बार पूरी व्यवस्था टोली के लिए करते हैं। तो ये हम यहाँ पर भोजन तैयार करते हैं। फिर वितरण की एक टोली अलग बनी हुई है। वितरण की टोली का इस भोजनशाला से केवल इतना संबंध है कि वो जब लेने आते हैं तो हम दरवाजे के बाहर उनको ले जाकर दे देते हैं। फिर वितरण का काम वो वितरण टोली इन तीनों वार्डों में और बस्तियों में करती हैं। फिर मेरी दिनचर्या में यह है कि मैं एक दिन के अंतराल के बाद जिस बात की तफ्तीश करने हर घर जाता हूँ बस्ती में कि ये भोजन जहाँ पहुँचाया जा रहा है वो वास्तव में ज़रूरतमंद है कि नहीं, और जो वास्तव में ज़रूरतमंद है ऐसा तो नहीं होना होगी कि उस उमेश तक जी, भोजन नहीं पहुँच पा रहा है। कितने लोगों तक पहुंच रहा है आपका भोजन? 7,000 जरूरतमंदों तक 7,000 लोगों को अभी हमने प्रतिदिन पहुंचा रहे हैं। 14 तारीख तक 5,500 लोगों तक जा रहे थे, 14 के बाद थोड़ा सा समय और बढ़ा तो 7,000 तक हो गए। तो ये तो तैयार भोजन है। और इसके अलावा हम ये करते हैं कि कच्चा राशन है। जो मध्यम वर्गीय होता है वो भोजन का पैकेट लेने में संकोच करता है। बहुत सारे नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनकी सैलरी नहीं आ पाई है, और मान लीजिए कि उनके पास सैलरी है भी तो बाज़ार में दुकानें बंद हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है। तो मैं जाता हूं तो कई लोग ये पीड़ा करते हैं कि उमेश भाई भोजन का पैकेट लेना ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या कच्चा राशन दिला सकते हैं क्या? तो फिर हमने इस तरह के अपनी भोजनशाला से कुछ किट्स बनाए जिसमें आटा, शक्कर, चाय पत्ती, नमक, तेल, तुअर की दाल, ऐसी जो बुनियादी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं बाकी आदमी अपने घर में बना सके। तो लगभग 1 सप्ताह का हम टारगेट करते हैं 4 जनों का एक औसत परिवार मान के। तो लगभग 5 किलो आटा, 1-1.5 किलो तुअर की दाल, 1 किलो शक्कर, चाय पत्ती और 1 किलो तेल, ऐसा करके पूरा किट बना के कच्चा राशन पहुंचाते हैं। तो जिसके यहाँ कच्चा राशन चला जाता है उसको तैयार भोजन के पैकेट नहीं देते हैं। और कच्चा राशन वाले विषय में हमारे माननीय विधायक जी ने तो मुझे लग रहा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में विपुल मात्रा में पहुंचाया है। हमारी जो महापौर जी हैं नगर निगम के माध्यम से, उन्होंने भी बहुत विपुल मात्रा में काम कर रही हैं। जिला प्रशासन कर रहा है, हमारे सांसद जी हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के भी हमारे मित्र लोग हैं, हमारे जीतू पटवारी जी हैं या संजय शुक्ला जी हैं, ये सारे बंधुवर भी बहुत प्रतिबद्धता के साथ इस बात की चिंता कर रहे हैं कि समाज का अन्न प्रबंधन और भोजन की चिंता हो। तो कच्चा राशन भी विपुल मात्रा में पहुंच रहा है और हमने जो लक्ष्य तय करा है वो तैयार भोजन का लक्ष्य तैयार करा है। बिल्कुल। क्योंकि कई बार कठिनाई आती है कि मैं जिन बस्तियों में काम कर रहा हूँ उन बस्तियों में केवल आटा पहुंचा देने से समस्या हल नहीं हो रही है, क्योंकि उनको नमक भी लगता है, दाल भी लगती है, तेल भी लगता है, गैस भी लग रही है। तो वो केवल आटे से काम नहीं हो रहा है। कुछ समाज सेवियों ने ये प्रयोग करा है कि 5-5 किलो आटा वो देकर आए भी हैं और उनका तरीका थोड़ा सा आसानी था। तो मैंने उन पर आक्षेप भी करा कि मैंने क्या ये आप जिस तरह के फ़ोटो डाल रहे हैं और आप आटे के पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए, जैसे राजा रजवाड़े शेर का शिकार करने के बाद बंदूक लेकर उसके लात धर के खड़े हो जाते थे। मैंने कहा आप ऐसा मत करिए, आपको इसमें आत्मगौरव का अनुभव हो रहा होगा पर उनका आत्मसम्मान गिर जाता है जिनको आप इस तरह से बांट रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो हमने ये करा है हरि शरद जी की हमारा कोई भी एक चित्र हमने ऐसा जारी नहीं होने देते कि जो हम बांटते हुए हो। हमारी टीम में हमने शुरू से ये संस्कार दिया है कि ये ईश्वर करा रहा है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि ईश्वर ने तुमको बिल्कुल जी तो अपनी बात खत्म कर लीजिए। अभी जीतू जी राती जी का एक अनुभव आया, उन्होंने आज 25 कुंटल
जी। बिल्कुल संक्षिप्त में। हाँ जी। 25 कुंटल आटा भाई जीतू जी राठी जी ने पहुंचा दिया और बोले उमेश भाई और क्या चाहिए, तो मैंने कहा तेल की आवश्यकता, तो 50,000 का तेल भी पहुंचा दिया। अब कहिए शरद जी। क्या कहूँ सर मैं क्या कहूँ मैं अब मैं प्रणाम करता हूँ आपको, आपकी टीम को सदैव स्नेह रहा है मुझ पर। और इंदौर को कि वो 7,000 लोग जिनका कोई नहीं, उनका तो ईश्वर और खुदा और भगवान और वाहे गुरु और क्राइस्ट हैं, ये हम सुनते हैं, लेकिन सच में ऐसा होता है और ये हो रहा है और इस तरह से हो रहा है। एक छोटी सी बात का बहुत जी जी उमेश जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर मैं खत्म करूंगा। जी जी वो क्राइस्ट से याद आ गया जी। एक तो वाहे गुरु का दस्तार बांध के हमारी पूरी टोली काम कर रही है, तो वाहे गुरु तो यहाँ बैठे मस्तक पे जी जी जी। और एक क्राइस्ट का नाम आया, तो एक फादर हैं, हाँ। उन्होंने नाम ना बताने का बहुत प्रबल आग्रह कराए। 50,000 रुपये हमारी भोजनशाला को उन्होंने दिए हैं। फिर एक दूसरे फादर हैं, ये ईसाई समाज के फादर हैं, जी। 25,000 रुपये उन्होंने भेजे हैं। आग्रह केवल ये है कि आप बिल बना के भिजवा दीजिएगा जब भी आपको समय मिले। तो 75,000 रुपये का तो योगदान हमको क्रिश्चियन समाज के फादरों ने भी दिया है। बिल्कुल उमेश जी, और मुझे तो महाभारत की गाथा याद आती है जब दुर्वासा ऋषि और उनकी टीम पहुंचने वाली थी पांडवों के यहाँ भोजन पर, और वहाँ भोजन समाप्त हो चुका था और द्रौपदी की पीड़ा ये थी कि हांडी में जो एक चावल पड़ा है, कैसे उससे मैं स्वागत करूं अतिथियों का, और वो भी दुर्वासा जैसे ऋषि का। तो मुझे वही कथा याद आती है कि हांडी का एक चावल ऐसा तृप्त कर रहा है कि यहाँ बैठा मैं उसकी तृप्ति का अनुभव कर रहा हूँ। बहुत प्रणाम करता हूँ उमेश जी, शब्द बहुत बौने हैं, बहुत छोटे हैं, आप जो कर रहे हैं, आपकी टीम जो कर रही है, और प्रणाम करता हूँ मैं उन महिलाओं को जिनका काम है शादी ब्याह में जाकर रोटी या पूड़ी बेलना, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में आपके सामने खड़ी हैं कि भैया ये तो धर्म का काम है, हम करेंगे आपके साथ, और कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सर कोरोना है तो उमेश शर्मा भी है, वो जिनके नाम मैं यहाँ नहीं ले पा रहा हूँ वो भी हैं, और ये सब एक समन्वित जिजीविषा बनकर लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। कहाँ है कोरोना सर, इसको देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रणाम है सर उमेश जी, बहुत प्रणाम कर रहा हूँ आपको। शब्द फिर बौने हैं, छोटे हैं, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ इसके आगे। प्रणाम है आपको। दीपक। बिल्कुल, और बंसल न्यूज़ की टीम ऐसे पूरे कर्मवीरों को सलाम करती है, सल्यूट करती है, जो इस महामारी के दौर में वाकई ईश्वर के देवदूत बनकर धरती पर उतरकर इस तरह से नेकी का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद जी हमसे बातचीत करने के लिए, और उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस नेकी के कार्य के लिए हमसे बातचीत करने के लिए।